बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.6 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का आगाज मैं वो अली सीना की इस स्टेटमेंट से करूंगा कि नोबडी बिगिंस टू मूव एंड कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। न्यूटन लॉज प्रेजेंट करने से कई 100 साल पहले वो अली सीना ने ये स्टेटमेंट पास की थी, प्रेजेंट की थी कि nobody begins to move and comes to rest itself। ढके छुपे लफ्जों में ये वाज़ेह दलील है कि you need a force to make some change in the state of the system। So first law of motion जी हमारा यही है कि इसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि an object at rest will stay at rest, an object in motion will continue to move unless it is acted upon by some unbalanced external force। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या चीज है, इसको आगे फर्दर बहुत डिटेल में मैं डिफाइन करूंगा। फर्स्ट लॉ हमें सिंपली ये बताता है कि इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन भी देता है। How does it give us the definition of force? It says कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो you need a force to make it move, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो you need a force to make it stop। रुकी हुई चीज को चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए, चलती हुई चीज को रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए। फोर्स नहीं लगेगी तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, चलने वाली चीज चलती रहेगी। इसे ही हम स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फिर इनर्शिया से एक इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस जिसके रिलेटिवली आप अपनी ऑब्जर्वेशंस चेक करते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है फ्रेम, मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, तीनों लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ये तीनों लॉज ऑफ मोशन वैलिड ना हो उसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जमीन अगर से एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लेकिन ये कंसीडर्ड एक इनर्शियल फ्रेम की तौर पर होती है। उसकी रीजन कि हम जमीन के जो ऑर्बिटल जर्क्स हैं उनको फील नहीं कर पाते, लिहाजा हमारे लिए जमीन पर जो चीज रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो चीज मूवमेंट में है वो मूव करती रहेगी। सो जमीन अगरचे नॉन इनर्शियल है लेकिन इसे इनर्शियल कंसीडर किया जा सकता है। सो रिमेंबर, यू नीड अ फोर्स टू मेक अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट टू मूव एंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया पर। A property of matter by which it continues in existing state of rest or uniform motion। इनर्शिया जो है ये बॉडी की अपनी स्टेट को मेंटेन रखने का नाम है। जो चीज रेस्ट पर है इट डज नॉट वांट टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, जो बॉडी मूव कर रही है डज नॉट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसकी तीन टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट बजाते खुद, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे एक लॉन मूवर है तो उसको मूव करने के लिए आपको एक बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। इसी तरह बस में आप खड़े हैं, अचानक बस ब्रेक लगाती है या एक्सेलरेट करती है तो आइदर यू फॉल बैकवर्ड और आइदर यू फॉल फॉरवर्ड। इसी तरह आप किसी दरख्त को शेक करें तो उससे पत्तों का झड़ना, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एक कारपेट से या वुलन ब्लैंकेट से जो डस्ट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल आप एक कारपेट को लेकर उस पर जोर से स्टिक मारते हैं तो स्टिक एक्चुअल में क्या करता है कि स्टिक वुलन ब्लैंकेट को बैकवर्ड फोर्स करता है जबकि उसके डस्ट पार्टिकल्स उसके सरफेस पर स्टे कर रहे होते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है कारपेट से। Broken glass into number of pieces when stone hits, and whereas it leaves a clean hole when high speed bullet। आपने एक चीज, एक रूल याद रखना है कि force takes some time to
ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप एक अक्सर एग्जांपल देखते हैं वीडियोस में कि ग्लास के ऊपर आप एक पेज रखें और फिर एक कॉइन प्लेस करें। आप अगर इस पेज को बहुत स्पीडीली इसके नीचे से खींच लेंगे तो फोर्स कॉइन को ट्रांसमिट ही नहीं होगी, कॉइन इस पेपर के साथ मूव नहीं करेगा, द कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। लेकिन अगर आप इस पेपर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो फोर्स विल आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू द कॉइन एंड द कॉइन विल मूव अलोंग द पेपर। सो बॉडीज का अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने का नाम है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पर। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल जिसे आपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर पकड़ा है, ये एक स्टॉपिंग फोर्स है। अगर मैं बहुत तेजी से अपने हाथ को मूव करते हुए लाऊं और आके अचानक मेरा हाथ इस हाथ को स्टॉप कर देगा तो मेरा हाथ तो रुक जाएगा, लेकिन मेरे हाथ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं रुकेगा। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इफ आई पुट दिस सिचुएशन कि बहुत तेजी से हाथ ला के मैं अपने हाथ पे यूं उड़ा के रोकूंगा तो हाथ तो रुक जाएगा, लेकिन दिस बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मूवमेंट। ये खुद ब खुद अपना मोशन रोक नहीं सकती। तो इसकी एग्जांपल्स भी देखें, अ मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन फॉल फॉरवर्ड। कि अगर आप एक चलती हुई बस से अचानक उतर जाएंगे तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ भागना शुरू कर देंगे। बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप एन एथलीट रन्स। एक लॉन्ग जंपर जो है वो खड़े खड़े लॉन्गेस्ट जंप नहीं लगा सकता, उसे पहले इनर्शिया ऑफ मोशन गेन करना पड़ता है एंड देन ही टेक्स अ जंप। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन अ रनिंग ट्रेन। चलती हुई गाड़ी में या ट्रेन में आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो बॉल वापस आपके हाथ में ही वापस आएगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेन के साथ साथ ये बॉल भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग कार फॉल्स फॉरवर्ड। गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी तो एक पैसेंजर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्योंकि गाड़ी तो रुक गई है लेकिन पैसेंजर जो है वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर अगर आए, सिंपल सी एग्जांपल है कि गाड़ी स्ट्रेट जा रही, अचानक ड्राइवर टर्न लेता है तो हर पैसेंजर ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि गाड़ी में ये जो पैसेंजर बैठा हुआ है, गाड़ी भी स्ट्रेट जा रही है, पैसेंजर भी स्ट्रेट जा रहा है। अचानक गाड़ी तो टर्न ले लेती है लेकिन पैसेंजर अपना मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है। तो गाड़ी के टर्न होने से पैसेंजर को अपना स्टेट ऑफ मोशन की डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द इनएबिलिटी टू चेंज इन द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। इसी तरह एक हॉट एयर बैलून की एग्जांपल है कि एक हॉट एयर बैलून ये जो अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर आप इससे किसी चीज को गिराएंगे तो पहले वो चीज थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगी क्योंकि इट हैज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून विच इज राइजिंग अपवर्ड। फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी एंड देन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। सो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो बी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन।
the acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body. For example, अगर हम same force इन दो objects पर लगाएंगे, it has small mass will get large acceleration, it has large mass will get small acceleration. तो दोनों को इकट्ठा करें तो A is equal to F over m or simply F is equal to ma. This is called second law of motion. इस लॉ ऑफ मोशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस बॉक्स पर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स लग रही, इस बॉक्स पर टोटल फोर्स कितनी लग रही, 15 न्यूटन। आपसे पूछा जाए कि इस बॉक्स में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं इस बॉक्स का मास है 5 kg। यू विल राइट F over m। अब आप अगर यहां पर 15 न्यूटन फोर्स एज्यूम करेंगे तो आप अपना आंसर गलत कर लेंगे। उसके रीजन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस का पहले नेट यानी डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस कैसे लेंगे, 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे। सो A इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 kg 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 न्यूटन वो फोर्स है जिसकी वजह से एक्चुअल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर आप 15 न्यूटन से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर तो एक्सेलरेशन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, जो अपेरेंटली आपको नजर भी नहीं आएगी बॉडी में। सो याद रखें कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट अबाउट द टोटल फोर्स, इट इज ऑलवेज अबाउट द नेट फोर्स, कि आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को लाजमी नजर में रखना है। अब फोर्स को फिर डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज दैट एजेंसी विच टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। इसका SI यूनिट है न्यूटन, CGS यूनिट है डाइन्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन इज 118 इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अच्छा, इफ अ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन टू बॉडीज देन m1a1 इक्वल्स टू m2a2, जैसे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, m2 over r स्क्वायर। याद रखें कि जितनी फोर्स जमीन आप पर लगा रही है उतनी ही फोर्स आप भी जमीन पर लगा रहे हैं। आपके और जमीन के दरमियान, जमीन और सूरज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है, ना सूरज ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना आप कम फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हर चीज हमें जमीन की तरफ फॉल करती हुई नजर आती है और जमीन ऊपर की तरफ आती क्यों नजर नहीं आती? द रूल इज दिस, व्हेन सेम फोर्स अप्लाइड ऑन टू बॉडीज m1a1 इक्वल्स टू m2a2, आप रेशियो बनाएं तो a1 over a2 विल बी इक्वल टू m2 over m1, इनवर्स रेशियोज आएंगे। सो अब देखें, जमीन भी स्पेस में, आप भी स्पेस में, जमीन का मास बहुत ज्यादा है, जमीन में एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगी। आपका मास बहुत कम है तो आप में बहुत ह्यूज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो यू विल बी सीन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। एक्चुअल में क्या है, अर्थ भी आपकी तरफ बढ़ रही है, बट इट्स लेवल ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी लो। सो रिमेंबर, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन यू एंड द अर्थ इज सिंपली 1:1। सो एक्सेलरेशन गिवन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F over m। स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक केस होता है कि दो मासेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स केसेस होते हैं कि एक फोर्स F लग रही है मास m1 पर, इसी फोर्स की वजह से ऑब्वियसली मूव करेगा m2 भी। चूँकि दोनों मासेस कनेक्टेड हैं, लिहाजा दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेम प्रोड्यूस होगी। पूछा जाए कि अगर F फोर्स लग रही है m1 पर तो कितनी फोर्स लगेगी m2 पर। अब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयरिंग आती है। देखें, फोर्स F लग रही है m1 पर, तो ये फोर्स आगे ट्रांसमिट होगी m2 को एज एन एक्शन, और फिर उसका जनरेट होगा रिएक्शन। तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीकाकार होता है जिसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी दोनों बॉडीज़ को अलग अलग कर दें और फिर उन पर लगने वाली फोर्सेस जो हैं उनको सॉल्व करें। अब देखें, जो m1 है उस पर बेसिक फोर्स कौन सी लग रही है, F, और फिर उसके बाद जो m2 है उसकी वजह से जनरेट होने वाला रिएक्शन भी लग रहा है किस पे, m1 पे। या इन शॉर्ट कह लें, m1 फोर्स लगा रहा है m2 पर और m2 फोर्स लगा रहा है m1 पर। तो देखें, m1
फोर्स F लगा रहा है M2 पर और M2 वही रिएक्शन, उतना ही इक्वल रिएक्शन लगा रहा है किस पे, M1 पर। अब हम इनको रिजॉल्व करते हैं। फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों बॉडीज़ में एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, सेम प्रोड्यूस होगी। सो देखें, M1 पर एक फोर्स F भी लग रही है और M2 की वजह से रिएक्शन फोर्स F भी लग रही है, जबकि M2 पर सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन फोर्स लग रही है F। अब हम लिखते हैं इक्वेशंस, F माइनस F, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मस्ट बी इक्वल टू M1A, यानी F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू M1A। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, F इज इक्वल टू M2A। ये दोनों बन गई इक्वेशंस। ये मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, एंड पे आपने सिर्फ इसके रिजल्ट्स यूज़ करने हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो। अब देखें, F की वैल्यू क्या बन रही है, M2A, तो हम यहाँ से F की वैल्यू को F की जगह रिप्लेस करते हैं, यानी हम लिखते हैं F माइनस M2A इक्वल्स M1A। अब ये माइनस उस तरफ जाके प्लस होगा और इसमें से एक्सेलरेशन क्या आएगी, कॉमन, तो दैट्स हाउ आई एम राइटिंग इट। अब क्या होगा, M1 प्लस M2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स ये हमें इक्वेशन मिल गई किसकी, एक्सेलरेशन की। नाउ वंस वी नो द एक्सेलरेशन, अब हम इस एक्सेलरेशन की जगह पर ये वैल्यू पुट करें तो M2A है ना, तो M2 और ये सारी वैल्यू किसकी है, A की। तो अब हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों मासेस में कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट इज सिंपल, A इज इक्वल टू F ओवर टोटल मास, F ओवर टोटल मास। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं, F ओवर टोटल मास। और आपने जो रिएक्शन फोर्स है वो फाइंड करनी है, तो M2F डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मास 2 इंटू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि दो मासेस आपस में कनेक्टेड हैं 5 और 10 kg के, ठीक है, और उन पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है M1 पे। तो बताएं टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये है बॉडीज़ में एक्सेलरेशन। जबकि रिएक्शन फोर्स जो M1 की वजह से M2 पे लग रही है वो हो जाएगा M2 इंटू F डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा सिर्फ चेंज करूँगा कि अगर बॉडीज़ आपस में बॉडी टू बॉडी एंड टू एंड कनेक्ट ना हो, किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, लेट्स से यू आर पुलिंग एन ऑब्जेक्ट M1 और इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, और ये M2 है। अब देखें, जब आप इसको पुल करेंगे तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, और चूंकि ये भी खींचा चला जा रहा है तो इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब यहाँ पर ये T क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपल क्या होगा, अब यहाँ पर जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये लगा रहे हैं आप फोर्स और ये स्ट्रिंग में रिएक्शन है और इस रिएक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर जो टेंशन है M2 पे वो T हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिर्फ F की जगह T रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारी डेरिवेशन सेम रहेगी। सो सी F माइनस T इज इक्वल टू M1A, F माइनस T ऑपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर T इक्वल्स M2A, सेम वही प्रोसेस, T की वैल्यू, एक्सेलरेशन फाइंड होगी। यहाँ पे आप रिएक्शन फोर्स की बजाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, रिएक्शन फोर्स की बजाय टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर भी T आ जाएगा। ऑलराइट, तो दोनों केसेस का स्ट्रक्चर सेम है। एक्सेलरेशन हो तो फोर्स ओवर टोटल मास, टेंशन फाइंड करनी हो तो सेकेंड मास इंटू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अपने पास लिख लेने आपने। And in the end, third law of motion, for every action there is an equal and opposite reaction. Action will be equal to reaction but with the negative sign. इसके बारे में कुछ बातें आपने लाजमी याद रखनी कि action and reaction never balance each other. Balance क्या होता है, बॉडी एक है, उस पे एक फोर्स राइट साइड की तरफ लग रही है, एक फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है, इट कैन बी बैलेंस्ड। लेकिन दीवार है और आप दीवार में पंच मारते हैं
तो फोर्स लगी है दीवार पर, रिएक्शन मिला है पंच पर, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। दो अलग बॉडीज पे लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। So action and reaction cannot balance each other. Action and reaction do not act on the same body. और एक्शन और रिएक्शन यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये भी चीज पता चलती है कि फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करती। तो फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स, action and reaction can never balance each other, and action and reaction do not act on the same body.